हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवीटेक एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए नई वैकेंसी लेके आया हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आपके पास वन क्षेत्र अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है। तो वन क्षेत्र अधिकारी की जो वैकेंसी निकली है, इसकी जो तिथि है आपकी विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है आपकी 11 अगस्त 2021 है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वह आपकी 31 अगस्त 2021। तो 31 अगस्त 2021 रात 12 बजे से पहले आप इसको भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी सेम रखी गई है, 31 अगस्त 2021। तो आपके पास कुल यहाँ पर 20 दिन का समय है। तो 20 दिन का समय, तो आप अंतिम तिथि का वेट ना करें, उससे पहले ही आप इसको पूर्ण कर लें। तो बात करते हैं अब इसमें क्या क्या आपको मेन चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाली बात है, आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आप जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी संबंधित श्रेणी उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। ठीक है। बाद में अगर आप दावा करते हैं किसी भी श्रेणी के या उप श्रेणी का, तो आपका ये दावा मान्य नहीं होगा। तो इसमें 2 आरक्षण है आपके, ऊर्ध्व आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण। यानी कि आपके पास SC ST OBC या आपके पास महिला या फ्रीडम फाइटर या कोई भी आप दावा करना चाहते हैं, तो आप पहले ही इसको फॉर्म जब आप भर रहे हैं इसी टाइम आप उसको बता देंगे। इसके बाद उन्होंने बात की है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2021, इसमें जो भी आपसे शैक्षिक अर्हताएँ मांगी गई हैं वो इस डेट तक पूरी हो रही हो। यानी आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आ गया हो, यानी कि आपके पास या तो फाइनल की मार्कशीट आ चुकी हो जिसमें आपका जो इशू डेट रहेगी, तो वो आपका जो इशू डेट रहेगी वो आपका 31 अगस्त 2021 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है। और यह आप सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो शैक्षिक अर्हता के विवरण हैं उसके जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में आप जो तिथि भरेंगे वो तिथि 31 अगस्त 2021 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने बात की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये की इन्होंने कि ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियाँ, शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएँ यदि लागू हों, आरक्षण से संबंधित उप श्रेणी, आयु इत्यादि प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार का संशोधन इसमें नहीं होगा। यानी कि आपको जो भी संशोधन करना है वो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने से पहले ही करना है। ठीक है। इसके बाद आपने अगर फीस सबमिट कर दी है 31 अगस्त से पहले, तभी आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है आपने फॉर्म भर लिया और फीस आप सबमिट नहीं कर पाए और आप बोले कि फीस सबमिट नहीं है, मैंने फॉर्म भर लिया है, तो वो मान्य नहीं होगा। इसके बाद आपको कुछ प्रशिष्टि दी है, जैसे आपके पास नगर में जिसमें आप परीक्षा चाहते हैं तो उसके लिए प्रशिष्ट 1 दिया गया है। उसके बाद न्यूनतम ऊंचाई के मानक में छूट संबंधी अगर आपको प्रमाण पत्र चाहिए उसके लिए प्रशिष्ट 2 दिया गया है यहाँ पर। और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए प्रशिष्ट 3 दिया गया है, एवं आरक्षण संबंधी दावों के लिए प्रशिष्ट 4 दिया गया है। तो इन प्रशिष्ट 1 2 3 4 को हम एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका प्रशिष्ट 1, तो प्रशिष्ट 1 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो भी आप जहाँ भी आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना, उस सिटी का कोड, सिटी और सिटी का कोड आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो जैसे अल्मोड़ा का कोड 1 है, बागेश्वर का 2 है, चंपावत का 3 है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल रखे गए इन्होंने, देखा। तो आप अगर देहरादून से भरना चाहते हैं तो आप सिटी कोड देहरादून भरेंगे इसमें। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हेतु मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपको हरिद्वार में ही शारीरिक मानक परीक्षा जो होगी वो देनी पड़ेगी, और मुख्य लिखित परीक्षा भी आपको हरिद्वार में ही देनी पड़ेगी। तो ये जो आपको विकल्प दिए गए हैं ऊपर, ये केवल प्रारंभिक परीक्षा के विकल्प हैं। ठीक है। मुख्य परीक्षा आपकी हरिद्वार में होनी है। इसके बाद आप देखते हैं प्रशिष्ट 2। प्रशिष्ट 2 में आपके पास अगर आप नाप तोल में ऊंचाई या इस नाप तोल में छूट चाहते हैं तो ये छूट आपको कब मिलेगी, इसके लिए ऊपर हमने दिया गया, वहाँ पर आप देख लेंगे। तो छूट मिल रही है गोरखा जाति के लिए, नेपाली जाति के लिए, आसामी,
लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मिजो, नागा, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल, स्पीति, मेघालय, इन सब के लिए आपको छूट दी जा रही है। तो ये छूट अगर आप देखते हैं ये लेना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र जो जारी कर रहे हैं उस प्राधिकारी का नाम यहाँ पे आना चाहिए और पदनाम की मोहर लगनी चाहिए। तो मैं बेसिकली ये तहसील से बनते हैं, तो यहाँ पे आपके तहसीलदार या फिर एसडीएम की मोहर आ जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे परिशिष्ट 3। परिशिष्ट 3 में आपको दिया गया परीक्षा की योजना। तो जो परीक्षा की योजना है वो इस प्रकार से है कि एक तो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसके बाद आपकी एक मुख्य परीक्षा होगी और इसके बाद एक आपकी मौखिक परीक्षा होगी, ठीक है। तो इन परीक्षा का स्वरूप दिया। जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होने वाली है उसमें आपका 150 अंक का पेपर होने वाला है जो 2 घंटे का होगा। इसमें आपके आएंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वन क्षेत्र अधिकारी पद के लिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा में आपका देखिए, एक तो आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होने वाला है जो कि 3 घंटे का होगा, अधिकतम 100 अंकों का। दूसरा आपका होने वाला है अंग्रेजी का जो कि 3 घंटे का होगा, अधिकतम 100 अंकों का। और तीसरा आपका होने वाला है सामान्य हिंदी का जो कि 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। फिर आपको 2 वैकल्पिक विषय मिलेंगे और एक साक्षात्कार आपका 75 अंक का होना है। तो वैकल्पिक विषय आपके 200 नंबर के होंगे। तो कुल अंक आपके बनेंगे 775 और इससे ही आपकी मेरिट लगाई जाएगी। सामान्य हिंदी के पत्र में आपको न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। सामान्य हिंदी में आपको न्यूनतम 35% अंक आने चाहिए। तो दोस्तों परिशिष्ट 1, 2 और 3 हमने देख लिया है, ठीक है। परिशिष्ट 4 आपका आरक्षण संबंधित दावों के लिए प्रारूप दिया हुआ है, उसे भी आप जरूर इस PDF से लेके भर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको मुख्य परीक्षा से पूर्व आयोग को निर्धारित समय से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी दावे किए होंगे, यानी कि आप उनके क्या करेंगे, स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट ले लेंगे। और अनिवार्य अर्हता हो गई आपकी, जैसे आपके अनिवार्य अर्हता यहाँ पे ग्रेजुएशन रखी गई है तो ग्रेजुएशन के आप ले लेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप NOC भी ले लेंगे। और अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आप आरक्षण संबंधित जो भी दस्तावेज हैं आपके, उन सब के आप एक प्रिंट आउट ले लेंगे या आप फोटोस्टेट कर लेंगे और उसको आप सेल्फ अटेस्ट करके आयोग को जमा कराना अनिवार्य होगा। अगर आप ये जमा नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको और करनी कि आवेदन पत्र जब भी आप भरें उसका जो प्रिंट आउट है वो जरूर रखें। भविष्य में आपका जो भी पत्राचार होगा, आपका जो आयोग के साथ पत्राचार होगा उसमें ही प्रिंट आउट आपसे बार बार मांगा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप आवेदन भर रहे हैं और आपने अंतिम तिथि से पहले आवेदन में कुछ चेंज करने हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही चेंज हो पाएंगे, सारे चेंज नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपके एक पास एक कैंसिल का ऑप्शन भी रखा गया है। तो कैंसिल के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो आपका आवेदन है उसे आप निरस्त कर सकते हैं, उसके बाद आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ रखी गई कि जो आप शुल्क देते हैं आवेदन के टाइम, वो शुल्क वापस नहीं होगा, किसी भी हालत में आपको दोबारा नया शुल्क जमा करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एक बार गलती हो गई, आप दोबारा अगर अप्लाई करते हैं तो देखो एक नाम से एक से अधिक आवेदन नहीं लिए जाएंगे, इसलिए आप पहले निरस्त करें, उसके बाद ही आप दोबारा आवेदन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके दोनों आवेदन निरस्त मान लिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 31 अगस्त 2021 है। तो 31 अगस्त 2021 से पहले ही आपको सारे काम कर लेने, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उन पर आप डेट जरूर चेक कर लेना। अब आते हैं रिक्तियों का विवरण। तो कितने कुल पोस्ट निकली है, कुल पोस्ट निकली है आपकी 40 पोस्ट निकली है, जिसमें आप देखते हैं तो सामान्य के लिए 26 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पोस्ट और EWS के लिए 5 पोस्ट। तो कुल पोस्ट हो गई आपकी 40। अब इसमें भी आपके जो सामान्य हैं वो है 19 तो आपके सामान्य हैं, उसके बाद 3 आपके महिलाओं के लिए हैं, तो ठीक है 19 3 22 हो गया। उसके बाद 4 आपके अनाथ बच्चों के लिए, तो ये 26 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अनुसूचित जाति में भी जो 26 डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसमें आपका 1 पूर्व सैनिक के लिए, 1 आपका स्वयं सेवक के लिए और उसके बाद 4 आपका सामान्य के लिए।
अनुसूचित जनजाति का 1 सामान्य के लिए है, और जो 5 आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो आपके 4 तो महिलाओं के लिए हैं और 1 पूर्व सैनिक के लिए है। इसमें सामान्य पुरुष के लिए कोई भी सीट नहीं मिलेगी। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, वो आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो वेतनमान है वो लेवल 8 का वेतनमान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 47,600 से आपका वेतन बेसिक पे शुरू होगा और आपका ग्रेड पे 4800 रहेगा। इसके बाद अनिवार्य शिक्षक अर्हताएँ हम देख लेते हैं। तो जो अनिवार्य शिक्षक अर्हता वो ये है जो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्थापित विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, विज्ञान विषय में, या इसके बाद आप प्रौद्योगिकी यानी कि जो लोग टेक्नोलॉजी से आप स्नातक करते हैं तो वो भी इसमें लिया गया है। इसके बाद आप अभियांत्रिकी से स्नातक हैं तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जो ये सब्जेक्ट दिए इसमें से कोई एक विषय आपके साथ होना चाहिए, या तो आप कृषि से स्नातक हो, या आप वनस्पति विज्ञान से स्नातक हो, या आप रसायन विज्ञान से स्नातक हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से स्नातक हो, या आप केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, किसी भी एक चीज़ से स्नातक उपाधि पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा और प्राणी विज्ञान। तो ये यहाँ पे 14 जो आपको दिए गए हैं स्लॉट, इनमें से कोई भी एक विषय में आपका स्नातक पूरा होना चाहिए। इसके बाद आपको दी जाती है अधिमानी अर्हता। तो अधिमानी अर्हता ये होती है कि आवश्यक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास है तो उसको वेटेज दिया जाएगा। यानी प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने 2 वर्ष कम से कम सेवा की हो तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके वेटेज को, और या आपने नेशनल कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आप इसमें भी वेटेज ले सकते हैं, या आपके पास NSS का प्रमाण पत्र हो तो आप वेटेज इसका ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में आपके पास ये लिखित परीक्षा का मैं पहले विवरण बता चुका हूँ। तो लिखित परीक्षा आपकी जो होगी वो 100 अंक का सामान्य विज्ञान होगा, 100 अंक का अंग्रेजी होगा और 100 अंक का आपका सामान्य हिंदी होगा। इसके बाद जो आपके वैकल्पिक विषय हैं वो लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो वैकल्पिक विषय कौन कौन से हैं, जैसे कृषि है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, कंप्यूटर है, अभियांत्रिकी में आपके इतने सारे विषय हैं, ये पर्यावरण विज्ञान है, वानिकी है, भूविज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, गणित है आपका, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा, प्राणी विज्ञान। ये सब विषय आप कोई भी 2 विषय ले सकते हैं जो वैकल्पिक विषय आपके होंगे। अब बात की जाती है कि किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय लेने की अनुमति नहीं है। तो ये जरूर देख लेना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप गणित लेते हैं तो आप सांख्यिकी नहीं ले सकते, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ले सकते। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रहे हैं तो आप कंप्यूटर अभियांत्रिकी नहीं ले सकते। रसायन शास्त्र ले रहे हैं तो रसायन अभियांत्रिकी नहीं ले सकते। कृषि ले रहे हैं तो कृषि अभियांत्रिकी नहीं ले सकते, पशु चिकित्सा नहीं ले सकते, ठीक है। तो इनका मतलब आप 2 विषय में से इनमें से एक ही विषय ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ दी हुई है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 35% अंक से कम प्राप्त करते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र में तो आपके जो मुख्य परीक्षा का उत्तर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब शारीरिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो जो शारीरिक योग्यता आपका है, जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 163 ऊंचाई होनी चाहिए और जो महिला उनके लिए 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। सीने का घेरा जो है वो पुरुष के लिए 84 होना चाहिए और उसका फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए 79 और उसका फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को छूट मिल रही है, जैसे आपके पास पहले भी बताया गया था जो परिशिष्ट 2 में था, गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मिजो, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में आपको छूट मिल रही है। तो पुरुष अभ्यर्थी को छूट मिल रही है 152 सेंटीमीटर और महिलाओं को मिल रही है 145 सेंटीमीटर इनकी हाइट। तो देखो महिलाओं के लिए 150 में से यानी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल गई है और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 11 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। लेकिन ऊंचाई के लिए आपको छूट तभी मिलेगी जब आप परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। तो परिशिष्ट 2 में जैसा आपका प्रमाण पत्र दिया गया है उसे वही आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी के मामले में 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 घंटे में पूरी करना आवश्यक होगा।
इसके बाद आपको मेडिकल में भी यहाँ पे दिया गया है, तो मेडिकल में उन्होंने बताया कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और आपके जो सामान्य दृष्टि है वो -4D या +4D से अधिक आप यूज नहीं करते। यानी आप अगर लेंस भी यूज कर रहे हो, आप चश्मा यूज कर रहे हो, तो वो +-4D से ऊपर का नहीं होना चाहिए। आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। तो आयु सीमा की जो गणना होनी थी वो 1 जुलाई 2021 से होगी और आपकी जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष है और जो अधिकतम आयु है वो 42 वर्ष है। शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जो शुल्क आपका है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए शुल्क 176.55 रहेगा। इसके अलावा ये टेबल आप डाउनलोड कर लें और देख लें कि किसके लिए कितना शुल्क आपको पे करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप देख लें, इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें। और आप देख रहे हैं कि अभी आपके पास PCS, लोअर PCS और उसके बाद ये आपका आ गया है FRO, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। तो ये 3 पोस्टें आपके पास बैक टू बैक आई हैं। इनकी अंतिम तिथि आपकी इसी मंथ है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको बिना विलंब किए भर लें। इसके बाद में आपके पास इसका सिलेबस और हाउ टू फिल अ फॉर्म, ये 2 वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।